Welcome class, good morning. It's 5 o'clock in morning and I am going to shoot the next video of dual nature of radiation and matter, that is chapter 11th of NCERT. NCERT का 11th यूनिट है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग ये वीडियो देखना स्टार्ट किए होंगे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैटर है। अब इंटरेस्टिंग क्यों है यह बात समझ लीजिए। डुअल नेचर, द्वैती प्रकृति, मतलब दो तरह का नेचर। जैसे कोई एक इंसान हो, उसका दो तरह का, अच्छा इंसान भी हो, बुरा इंसान भी हो, या डबल नेचर का जो पर्सन होता है, कुछ इस तरह से समझिए कि जितने भी रेडिएशन है या मैटर है, पदार्थ है, विकिरण, दैट मीन्स वेव्स, ठीक है, जो रेडिएट करता है कोई भी चीज़, लाइट के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में बात करें, रेडिएशन का और मैटर का, इनके डुअल नेचर होते हैं। अब डुअल नेचर का मतलब क्या होगा, इसको मैं अभी बता दूं कि रेडिएशन यानी कि वेव्स कभी क्या होता है, ये कभी कभी मैटर की तरह बिहेव करता है और मैटर भी रेडिएशन के नेचर को एक्वायर करता है, यानी वेव की तरह बिहेव करता है। इस जगह पर हम लोग दोनों बातों को देखेंगे कि कैसे रेडिएशन मैटर की तरह बिहेव करता है और कैसे मैटर फिर रेडिएशन की तरह बिहेव करता है। इसी बात को देखना है इस यूनिट में। क्या देखना है, रिपीट, कि रेडिएशन कभी कभी मैटर की तरह बिहेव करता है, करेक्ट, और मैटर कभी कभी रेडिएशन की तरह बिहेव करता है। अच्छा इंसान कभी कभी बुरा बर्ताव भी करता है और बुरा इंसान भी कभी कभी अच्छा बर्ताव करता है। ऐसा कुछ होने वाला है इसमें, ठीक है जी। सबसे पहले जो टॉपिक्स होगा हमारा वो है इलेक्ट्रॉन इमिशन का। इलेक्ट्रॉन से सभी लोग वाकिफ हैं, इलेक्ट्रॉन से सभी लोग वाकिफ हैं। तो किसी भी मेटल सरफेस, खास करके मेटल से ही इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। बाकी इमिशन दूसरे किसी चीज़ से नॉर्मली पॉसिबल नहीं, इमिट कराना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि मेटल्स में मेटल कंडक्टर होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको इमिट किया जा सकता है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उनके लिए इमिट करना मुश्किल है। कुछ केसेस होंगे हैं ऐसे जी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इमिट किया जा सकता है, लेकिन वो रेयर केसेस हैं। तो यूजुअली हमारा क्या है कि मेटल से ही के सरफेस से ही हम लोग क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करते हैं। तो सबसे पहले इमिशन का जो तरीका है वो है थर्मल इमिशन। कौन सा इमिशन है, थर्मल इमिशन। क्या मतलब है इसका जी, electrons can be emitted by the metal surface by heating it। अगर हम प्रॉपर गर्म कर देते हैं मेटल को, तो मेटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका थर्मल एजिटेशन, या एटम्स का ही बोल दीजिए, थर्मल एजिटेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उससे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मेटल सरफेस को छोड़ करके चला जाए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक टर्म मैं इससे पहले बता दूं, एक टर्म होता है वर्क फंक्शन। इन बातों से पहले मैं बता दूं कि वर्क फंक्शन क्या चीज़ है। वर्क फंक्शन, इट इज द मिनिमम एनर्जी। देखो मैं राइट साइड में कहाँ तक जाता है, आ तो रहा है, मीनी उधर नहीं ले रहा है रे, द तक ले रहा है। इसको कर देता हूँ मैं, चलिए ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके आगे इधर नहीं जाएंगे। हाँ, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू
eject one electron from the surface of metal. इसकी बात बता दें, इट इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मेटल. द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन is different for different metals. अलग अलग मेटल के लिए ये वर्क फंक्शन अलग अलग होगा. मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कह सकते हैं. ये लाइन थोड़ी सी और शिफ्ट हो सकती है. चलिए थोड़ा शिफ्ट कर दें अगले बार के लिए. इस बार में तो यहीं तक रहने देंगे, लेकिन है ना, बड़ा गंदा सा साउंड आया भाई. हाँ, तो ये जो अजीब आवाज आता है. हाँ, अलग अलग मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं. तो आइए फिर यहाँ आते हैं. थर्मल इमिशन, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड बाय द मेटल सरफेस बाय हीटिंग इट. हीट अप करते हैं तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर उसका वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाएगी, तो मेटल सरफेस से निकल जाएगा. मैंने भी बतलाया कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो मेटल के सरफेस को छोड़ करके नहीं जाएगा. नहीं जाने के पीछे का वजह यह है कि उसकी सरफेस बाउंड एनर्जी होती है. उसकी एक सरफेस बाउंड एनर्जी होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मेटल सरफेस से ऊपर भागने की कोशिश करेगा तो एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ है तो चारों तरफ इसके जो आयंस हैं वो इस पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स इस पर जीरो होता है. नेट फोर्स इस पर जीरो होगा तो ये हमारा रैंडम मोशन कर सकता है. लेकिन जैसे सरफेस के पर जो मेटल है उसके साथ की मजबूरी क्या है कि एक ही साइड में आयंस चूंकि नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या होता है, टोटल आयंस उसको फोर्स लगा रहे होते हैं, तो नेट फोर्स वहाँ जीरो नहीं होता है. ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ करके नहीं जा सकता. हाँ, अंदर वो क्या हो सकता है, घूम सकता है फ्री होकर के. तो यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है सरफेस को छोड़ के जाने का. ये वजह बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर नहीं आ पाता है. लेकिन अगर उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दे दी जाए जिससे क्या हो जाए, वो निकल जाए. कहाँ से, मेटल सरफेस के ऊपर से. थोड़ा सा अगर यदि डिटेल में हम जाते हैं तो मैं बता दूं कि जो मोशन कर रहे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी सम टोटल एक मैकेनिकल एनर्जी होगी. ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी. जैसे जैसे वो मेटल के सरफेस की तरफ जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी. पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी. सरफेस पर आने के बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी. ये टर्म जरा याद रखिएगा. हम लोग जब लेनार्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह देख रहे होंगे उस जगह पर ये बात फिर से आएगी, है ना. तो उस मेटल के सरफेस के तरफ जब जाता है तो सिर्फ उसके सरफेस पर पहुंचते पहुंचते में उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचा रह जाता है, पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी नहीं बची रहती है. काइनेटिक एनर्जी नहीं बची रहती है. अब ऐसे सिचुएशन में बाय एनी मीन्स अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से कोई एनर्जी दे देते हैं जो उस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्या कर पाए, जंप कर पाए, तो वो निकल के चला आएगा बाहर. करेक्ट. या ऐसा कह सकते हैं अगर थोड़ी देर के लिए कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर आने के बाद उसकी होगी वो निगेटिव होगी. मैं बता दूं, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो वो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर अगर काइनेटिक एनर्जी उसको दे दी जाए तो अब इसकी सम टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो. अब इसके बाद क्या हो सकता है, वो निकल, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी उसको थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम दे देते हैं, स्लाइट ज़्यादा,
तो मेटल सरफेस को छोड़ करके क्या होगा, वो निकल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर अगर उसको काइनेटिक एनर्जी हम बाई एनी मीन्स दे देंगे तो वो निकल करके बाहर चला आएगा, यानी मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर हो जाएगा, यानी कि हमको द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन देखने को मिलेगा। करेक्ट जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी आपने समझ लिया। अगर नहीं समझा तो मैं फिर समझा देता हूँ उसको दूसरे एग्जाम्पल से। होता क्या है कि जैसे कि एक रबड़ में कोई बॉल फंसा हो, लगा हो, बॉल लगा करके आप क्या करते हैं, उसको मूव कराते हैं तो वो स्ट्रेच होता है ना, स्ट्रेच होता है, और जैसे जैसे स्ट्रेच होते रहता है वैसे वैसे वह धीरे उसकी स्पीड क्या होता है, कम होने लगता है। करेक्ट, कम होने लगता है, और एक समय आता है जब रुक जाता है फिर वापस वो आ जाता है, होता ही बिल्कुल। लेकिन अगर कुछ स्पीड ज़्यादा दे दिया जाए जिससे जो ये रबड़ की डोरी है उसको भी वो तोड़ दे तो फिर वो निकल जाएगा, नहीं आएगा वापस। कुछ ऐसा ही होता है इस जगह में भी। ठीक है जी। अब हमको लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो थर्मल इमिशन होता है, दूसरा होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन किसको कहते हैं, बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड on the metal surface और ये फील्ड कितना होना चाहिए, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, है ना। तो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे स्पार्क प्लग, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। तो स्पार्क प्लग होता है ना बाइक वगैरह में, तो बाइक वगैरह में क्या होता है, इस तरह का एक प्लग होता है जिसमें गैप थोड़ा सा बना होता है, और जब उसमें करंट चट 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 करके वो आपको स्पार्क उसके अंदर दिखता है। या लाइटर जो जलाते हैं गैस, उसमें भी स्पार्क निकलता है। तो वो फील्ड इमिशन के कारण होता है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है। हाई वोल्टेज जनरेट होने के कारण क्या होता है, वो उसके बीच का जो गैप में जो एयर है वो उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। टर्म सुन लीजिए, जितने लोग समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, जिनको पहले से पता हो या कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हो। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है गैप के बीच में, जो गैप आप स्पार्क प्लग पे अंदर जो देखते हैं वो जो गैप होता है इस टाइप का, उस गैप में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक इमिशन वहाँ होती है। ठीक है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हमारा ये पूरा का पूरा 11th यूनिट हमको देखना है वो है चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर। उसी पर वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है जी। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑल्सो नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। व्हेन लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लीजिए, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन, व्हेन रेडिएशन, लाइट कह लीजिए, रेडिएशन कह लीजिए, ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी is incident on the metal surface, electrons are emitted। तो अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट को मेटल सरफेस के ऊपर डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो भैया इसको देखा पहले किसने,
किसी ने तो देखा होगा या किसी ने तो नोटिस किया होगा। देखा भले सब कोई होगा, नोटिस कोई कोई करता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो देखता सबको, सेब को गिरते हुए देखा सभी ने, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को नोटिस किया न्यूटन ने। ठीक उसी तरह की बात है, किसी ने तो नोटिस किया होगा कि अगर इफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कैसे किया गया? तो सबसे पहले ये बात हर्ट्ज ने देखी। इसको लिखने का नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि हर्ट्ज ने जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, दूरसंचार वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का के डिटेक्शन का मामला, तो वही हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में ही नहीं आया था ना। तो हर्ट्ज ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले एक्सपेरिमेंट में, जिसमें सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह वो भेजता था, उसमें भी उसका एक स्पार्क प्लग था, यानी कि जो फील्ड एमिशन थी, फील्ड एमिशन करवा रहा था। तो फील्ड एमिशन करवा रहा था, एक प्लेट था जिस पर वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता था, जिससे क्या होता था, स्पार्क प्रोड्यूस होता था। उसने पता नहीं जैसे भी किया हो, उसने जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराया जा रहा था उस पर अल्ट्रावायलेट रेज को क्या किया, इंसिडेंट किया। तो उस पर अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट करने से एक फेनोमेना क्या देखा कि जो रेडिएशन पहले जितना हो रहा था, अब वो रेडिएशन कई मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर गया। माने सुटेबल फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रावायलेट रेज को अगर उस प्लेट के ऊपर डाला गया, कैथोड प्लेट पर, है ना, तो उससे निकलने वाले रेडिएशन, उससे निकलने वाले जो स्पार्क था, स्पार्क अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया अचानक से। तो सबसे पहले उसने डिटेक्ट किया था कि इफ ए रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड। ठीक है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया किसने? लेनार्ड ने और हैवेक्स ने। क्या नाम था दोनों का? एक नाम था, नाम उसका बड़ा गंदा तरीका का है, हॉलवैक्स एंड लेनार्ड। लेनार्ड के नाम से ज़्यादा जाना जाता है ना। हॉलवैक्स एंड लेनार्ड, हम लिखने वाले भी हैं। हॉलवैक्स एंड लेनार्ड ने इसको डिटेक्ट किया। सबसे पहले लेनार्ड ने डिटेक्ट किया था कि एक्सपेरिमेंटली, उसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया। हर्ट्ज ने तो देखा, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं दिया, चूंकि उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सपेरिमेंट करना था, वो बेचारे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डले रहे। लेकिन उसी प्रोसेस में उन्होंने एक बात को डिटेक्ट किया था और उसको छोड़ दिया, उस पर उन्होंने काम नहीं किया। लेनार्ड ने इस पॉइंट को पकड़ लिया और इस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया, लेनार्ड स्पेशली, है ना। इस बात को कन्फर्म हॉलवैक्स ने भी किया था, लेकिन लेनार्ड ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उसकी क्या नेचर है रेडिएशन की, जो इमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका क्या नेचर है, उस पर एक डिटेल स्टडी उन्होंने दी। तो जो अगला टॉपिक्स हम लोग देखेंगे वो होगा लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। तो आपके बोर्ड के ऊपर मैंने फिगर पहले बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा फिगर को आपको मैं समझाने के लिए बता दूं। ये है ट्यूब, जिसमें एक तरफ लगा हुआ है कैथोड, एक तरफ लगा हुआ है एनोड। इसमें एक विंडो है जिससे हम लोग यूवी रेज को, किस रेज को? अल्ट्रावायलेट रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को इससे क्या कर पाएंगे? इस कैथोड के ऊपर डाला जा सकता है ना। कैथोड के ऊपर ये यूवी रे यहाँ डाला जा सकता है, ऐसी व्यवस्था बनाई है ना। ये कैथोड ट्यूब है, जिस जो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में इस्तेमाल किया जाता है। कैथोड ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब कह सकते हैं इसको। कैथोड ट्यूब का ये एक एंड है, यहाँ तक आ रहा है, इसको देखिए। एनोड का, कैथोड का है यहाँ तक आ रहा है। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है यूजुअली, ये आपका यहाँ से, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये व्यवस्था नीचे देख रहे हैं, ये है ना। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये है सेल कनेक्टेड है किससे? रिहोस्टेट से।
किसे? रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का काम क्या होता है? रियोस्टेट का काम होता है वोल्टेज कंट्रोल करना। किसमें? सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल करना। यानी रियोस्टेट के मदद से आप एक डिजायर्ड वोल्टेज क्या कर सकते हैं? सर्किट में दे सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यानी किसी भी सर्किट पर वेरिएबल वोल्टेज आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये हो गया रियोस्टेट। यहाँ लगा हुआ है वोल्टमीटर कि कितना वोल्टेज आपने दिया है वो आपका मेजर हो सकता है। यहाँ लगा है माइक्रो एम्पियर मीटर जो बताएगा कि सर्किट के थ्रू कितना करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है जी। अब आप देखिए कि कैथोड को कनेक्ट करना है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना जी। आप यहाँ इसको नेगेटिव टर्मिनल से, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये उल्टा कर दिए हैं क्या? उल्टा कर दिए हैं क्या? नहीं, सही है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हाँ, इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं किससे? जरा समझाने के लिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं सीधा सीधा इससे। रुक जाइए, समझाने के लिए हमने किया है। ठीक, ओके। हम क्या कर सकते हैं? सीधे इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये एंड नेगेटिव यानी कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। जब इसको इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं? क्रॉस करा सकते हैं। क्रॉस क्या करा सकते हैं कि इसको इधर से स्विच करके इधर, इसको यहाँ कनेक्ट करके इसको यहाँ डाल दे, यानी कि ये जो कैथोड का एंड है इसको प्लस से कनेक्ट कर सकते हैं, एनोड को माइनस से कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों करेंगे ये हम उस समय बाद में बताएंगे कि क्यों करेंगे ऐसा। उल्टा क्यों जोड़ेंगे? सीधा तो जोड़ना है कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड को पॉजिटिव, ये सीधी बात होती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग उल्टा काम भी करने वाले हैं। इसका अरेंजमेंट यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है जी, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। इस पर सबसे पहले ये किया गया कि इस पर इंसिडेंट किया गया, किसको? रेज को इंसिडेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया गया। अब हम लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के डिटेलिंग को स्टार्ट करें उससे पहले एक टर्म आप जान लीजिए जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के विषय में ये बताऊं मैं कि हम लोग ने एक चीज तो देखा था। क्या देखा था भैया? कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी सुटेबल होनी चाहिए। तो अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो ये इमिशन नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया कि जब तक कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी को इस पर इंसिडेंट नहीं करते हैं तब तक ये इसमें इमिशन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कह रहे हैं? द मिनिमम, इस पर और भी चर्चा होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एनी मेटल, फॉर क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन is called threshold frequency of the metal। उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कही जाती है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कौन सी आवृत्ति? नहीं ध्यान आ रहा है, हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करेंगे। और कैसे करेंगे कि पहले क्या करना है? पहले प्लस को, इसको कैथोड को नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से हम लोग कनेक्ट करेंगे और अलग अलग इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है जी। तो पहला इफेक्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे किसको? वो इंटेंसिटी का, ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये कि हमने ले लिया एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, और उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट को हमने दिया इंसिडेंट करके, और इंसिडेंट होने के बाद देखा ये गया कि इसमें फोटो करंट फ्लो होने लगे, माइक्रो एम्पियर मीटर। सबसे पहले हमने इसको नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ा, पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ दिया। एक पर्टिकुलर वोल्टेज हमने इसको दे भी दिया, एनोड को पॉजिटिव पर रख दिया, कैथोड को नेगेटिव पर रख दिया। रखने के बाद इस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की गई
और उसकी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो है सो वो हम लोग बढ़ाने लगे। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या थी? तो फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो क्या रही? वो देखिए, देखा ये गया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई गई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया गया, करंट उसी रेशियो में बढ़ता चला गया। कौन सा करंट? फोटो करंट। इसके अंदर जो प्रोड्यूस हुआ फोटो करंट। अगर मैं नहीं बता पाया हूं तो ये बता दूं, यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन एनोड ने इसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद सर्किट में करंट सेटअप हो गया। कैसे मानेंगे कि भैया इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? तो इसका पता चलेगा किससे? यहां एम्पियर मीटर जो लगा हुआ है उससे, कि भाई इसमें करंट फ्लो हो रहा है। आखिर करंट फ्लो होने के पीछे का वजह क्या बन सकता है? तो वजह यही बन सकता है ना, कि यहां इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। तो जैसे जैसे उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लिए हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया, वैसे वैसे देखने को ये मिला कि करंट उसी रेशियो में बढ़ने लगा। तो with increase in intensity of light incident photocurrent increases linearly. It means number of ejected electrons was proportional to intensity of light. ठीक, ये काम किया गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा करके देखा गया। तो जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा करके देखा गया तो हमने ये देखा कि इस तरीके का इवेंट अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी बढ़ाएंगे हम लोग, साथ में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो कैथोड और एनोड के बीच में है, वो रियोस्टेट के मदद से हम लोग उसको भी बढ़ाएंगे। ठीक है जी, उसको भी बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे। अरे एक्सपेरिमेंट में नहीं कर रहे हैं, लैब में नहीं कर रहे हैं, थ्योरी में तो हम लोग करेंगे, और असर क्या आया वो हम लोग जानेंगे, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो करंट। क्या देखने को मिला है वो हम इस ग्राफ को यहाँ रखते हैं। बहुत कुछ इस ग्राफ में क्या होगा, देखने को मिलेगा। इसमें फोटो करंट I वर्सेस V का ग्राफ देखना है, वर्सेस V का हम लोग को ग्राफ देखना है। ठीक है जी। चलिए, तो एक सुटेबल इंटेंसिटी का लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया गया। यहां पर मैं बता दूं, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू को क्या लिया गया, कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट कर दिया गया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। न्यू को रखा गया कांस्टेंट, जिससे मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी ले जिससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सके। ठीक है।
अब जब हम लोगों ने इस पर इंसिडेंट किया, किसको, लाइट को, तो और इंटेंसिटी बढ़ाना चालू किया। क्या बढ़ाना चालू किया? इंटेंसिटी नहीं, वोल्टेज बढ़ाना चालू किया, पोटेंशियल बढ़ाना चालू किया। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी लिया, फ्रीक्वेंसी को तो रखा कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज कभी नहीं करना है हमको इस पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन में, है ना। हमने एक इंटेंसिटी सेलेक्ट की और उससे फोटो करंट को ऑब्जर्व करने लगे और पोटेंशियल को बढ़ाने लगे। तो देखने को ये मिला कि करंट पहले लीनियरली इंक्रीज किया, उसके बाद थोड़ा सा वो फ्लैट होते 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 वो सैचुरेट कर गया, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा भैया, थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, ठीक है, सैचुरेट कर दिया। माने उसके बाद कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दिया गया, है ना, करंट सैचुरेट कर गया। लेट सपोज आई सैचुरेटेड करंट हमारी सैचुरेट कर गई। अब हम लोग कितना भी पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, करंट की वैल्यू बढ़ नहीं रही थी। यानी कि जब आपने पोटेंशियल बढ़ाना चालू किया तो हुआ क्या? अभी हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखा, हमने ये भी देखा कि फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है किस बात के साथ, तो वो इस बात के साथ इंक्रीज कर रही है कि हम लोग अगर यदि इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटो करंट बढ़ता है। कारण ये, इसका मतलब ये है कि जितना इंटेंसिटी डालेंगे उतनी इंटेंसिटी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो एक फिक्स्ड इंटेंसिटी हमने डाल दी, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया गया और फिक्स करने के बाद, है ना, उस पर्टिकुलर पार्ट में वोल्टेज को बढ़ाने लगे। तो वोल्टेज को बढ़ाने के साथ साथ करंट तो बढ़ा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो करंट का बढ़ना बंद हो गया, करंट हमारी सैचुरेट कर गई। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले होंगे उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण, उसके वजह से क्या हुआ, ये हमारा उस पर्टिकुलर करंट के कारण क्या हुआ होगा कि जो भी करंट निकला होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वो एनोड ने रिसीव कर लिया। अब ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहा था न वो रिसीव कर पा रहा था। अरे एक सेकंड में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन निकला, जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी, ऐसे समझिए कि 10 इलेक्ट्रॉन, 10 के 10 उसने रिसीव कर लिए। वोल्टेज कम था तो 10 नहीं रिसीव कर पा रहा था पर सेकेंड, 8-7 से रिसीव कर रहा था। वोल्टेज बढ़ाया तो सब के सब रिसीव हो गए एक सेकंड के अंदर, मैंने जितने निकल रहे थे फटाक से रिसीव हो जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब 11वां इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा था, 11वां इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा था। अब उसके बाद क्या किया गया, इंटेंसिटी को डबल कर दिया गया। इंटेंसिटी को डबल किया गया तो सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट हमारी 2I हो गई। यानी करंट का जो फेनोमेना देखने को मिला वही, लेकिन हुआ ये कि सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट डबल हो गई। फिर और इंटेंसिटी को बढ़ाया और उसी तरीके से पोटेंशियल को हमने, अब बात को समझिए कि पहले जो इंटेंसिटी लिए थे और वोल्टेज को बढ़ाए, फिर से हम इंटेंसिटी को बढ़ा करके फिर से वोल्टेज बढ़ाना चालू किए, तो देखने को ये मिला कि पहले I करंट सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट था, तो अब 2I हो गया। फिर और हमने बढ़ाते चले गए, जिस रेशियो में इंटेंसिटी को बढ़ाया गया उसी रेशियो में सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट मिला। तो इससे एक बात तो तय हो गई कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये बात इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, है ना। तो लिखा जाए कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस was increased, the current saturates for a fixed value of intensity of light, but when
intensity was doubled, the saturated value of current, value of photocurrent increased. सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो करंट क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। ये फेनोमेना अपने को देखने को मिला। ट्रिपल किए तो ट्रिपल हो गई। ये ऑब्जर्वेशन अपने को देखने को मिला। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया? हाँ, अब हम लोगों ने क्या किया? यहां पर अब काम कर दिया उल्टा। यहां तक में हम लोगों ने कैथोड को निगेटिव से, एनोड को पॉजिटिव से जोड़ करके इंटेंसिटी बढ़ा करके, पोटेंशियल बढ़ा करके रियोस्टेट की मदद से सेट करके हम लोगों ने इसको देख लिया। देखने के बाद हम लोगों ने इसकी पोलैरिटी को ही रिवर्स कर दिया। पोलैरिटी को ही रिवर्स कर दिया, मतलब कैथोड को प्लस से जोड़ दिया उल्टा और एनोड को माइनस से कनेक्ट कर दिया। यानी कि अब जो वोल्टेज बढ़ेगा वो निगेटिव पार्ट में जाएगा। किसमें जाएगा? नेगेटिव पार्ट में जाएगा। तो क्या देखने को मिला वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि निगेटिव पार्ट में जैसे हम लोगों ने यहां पर बढ़ाना चालू किया, करंट की वैल्यू डिक्रीज करती गई, एक फिक्स्ड वैल्यू पर आकर के रुक गई। फिक्स्ड वैल्यू पर आकर के रुक गई। वो डबल इंटेंसिटी वाले लाइट के लिए देखा गया कि वो भी डिक्रीज करती गई, एक फिक्स्ड वोल्टेज पर आकर के रुक गई। फिर जो ट्रिपल इंटेंसिटी थी वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू पर आकर के रुक गई। इसको बोल लिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कुछ भी था, ठीक है, जब हम रिवर्स पोटेंशियल देना चालू किए, करंट सब में फॉल किया, लेकिन जो स्टॉप करने की जो पोटेंशियल थी यहां जो ऑब्जर्व किया गया इस वोल्ट मीटर में, वो एक फिक्स था, चाहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ भी रहा। ये एक बड़ा क्या था? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बढ़ने या घटने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब 1000 टाइम 2000 टाइम्स इंटेंसिटी को हम बढ़ा दें, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल टच से मस नहीं हुआ। जहां रुकना था वहीं रुका। इसका मतलब ये था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन का स्टॉपिंग पोटेंशियल से कुछ लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ा देने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ऐसा होने वाला नहीं था। ठंडे भैया काफ़ी, है ना। तो ये आप लिख लें, फिर मैं इसी जगह पर उस बात को लिखता हूं, है ना। क्या था? when the reverse potential was applied, we observed that whatever the intensity may be, whatever the intensity of light may be, the stopping potential did not change. स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट
does not decides the stopping potential, stopping potential को डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो क्या हुआ होगा सब, इसका मतलब अभी जो मैं एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था ना कि निगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, वो जो हमारा प्लेट का जो माइनस, इसको आपने प्लस से जोड़ दिया, उसको माइनस से जोड़ दिया होगा, तो इसका निगेटिव पोटेंशियल कितना डेवलप किया हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन का वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो भैया उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ई वी नॉट, क्यू भी होता है ना। और इसको काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी दी? काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक के ई मैक्स जो लाइट से मिल रहा होगा, जो इंटेंसिटी ऑफ के ई मैक्स जो मिल रहा होगा, वो कितना मिल रहा होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यानी जो के ई मैक्स है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको उस समय मिल रही होगी, वो किसके बराबर होगी? ई वी नॉट के बराबर होगी, ई वी नॉट के बराबर होगी। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ भी हो, लेकिन पर इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है वो मात्र ई वी नॉट है। नोटिस कीजिए इस बात को यहाँ पर कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वी नॉट है तो इंटेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ ई वी नॉट के बराबर ही काइनेटिक एनर्जी एज ए मैक्सिमम मिल रही है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इंसिडेंस और इमिशन वाले केस में, ये बात इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिसाइड नहीं कर पा रहा है। क्या समझी बात को? यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिसाइड्स दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन विल गेट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। कितना मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, वो इंटेंसिटी डिसाइड नहीं करेगा। नॉर्मली सोचने वाली बात तो ये होगी कि भाई ज़्यादा इंटेंसिटी हो गया, ज़्यादा एनर्जी हो गया, तो हर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ज़्यादा सामान आ गया, ज़्यादा सामान आ गया और नंबर ऑफ पर्सन वही है, तो हर पर्सन को ज़्यादा सामान मिलना चाहिए ना। जो पहले हम बंटवारा कर रहे थे, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, अब ज़्यादा आ गया तो पर हेड ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन यहाँ तो अजीब बात है भैया, यहाँ पर देखने वाली बात दिख रही है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहीं भी किसी भी तरीके से इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये बात डिसाइड नहीं हो पा रहा है। किसके द्वारा ये नहीं हो पा रहा है डिसाइड? स्टॉपिंग माने इंटेंसिटी के इंटेंसिटी से। तो ऐसा है कि हम लोग अब बच गया कि अब फ्रीक्वेंसी का क्या उस पर डिपेंडेंसी होगा और ये सारी बातें। ठीक है जी, ये 40 मिनट का वीडियो हो चुका है और 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। इसके पार्ट में हम इसको लेके जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पर हम क्या करते हैं, रोक दे रहे हैं, है ना। हम एडिटिंग उतना कर नहीं पाते हैं, रोक करके जस्ट इसको कट करेंगे, फिर अगला तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, चलिए।